वेलकम टू लंच ब्रेक। ये इंडियन कल्चर और फिलोसफी सीरीज का सेकंड एपिसोड है एंड इन दिस एपिसोड वी विल गोना बी टॉकिंग अबाउट द इंडियन स्कूल ऑफ डुअलिज्म, आल्सो नोन एज सांख्य फिलोसफी। सो लेट्स स्टार्ट। विद द इंट्रोडक्शन। सांख्य फिलोसफी को इंडिया का डुअलिज्म क्यों कहते हैं एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न फॉर्म ऑफ डुअलिज्म। अब इन दोनों क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि डुअलिज्म होता क्या है। तो डुअलिज्म का मानना है कि रियलिटी को दो कंपोनेंट से फॉर्म किया गया है और ये दोनों ही कंपोनेंट्स एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और कई बार इन कंपोनेंट्स को नोअर और नोन कहा जाता है, कई बार एंजॉय और एंजॉयड कहा जाता है, कई बार अनकॉन्शियस और कॉन्शियस कहा जाता है एंड टुगेदर दे फॉर्म द रियलिटी। मगर अगर हमें इंडियन फॉर्म ऑफ डुअलिज्म की यूनिकनेस को समझना है तो उससे पहले हमें वेस्टर्न फॉर्म ऑफ डुअलिज्म को समझना पड़ेगा, क्योंकि वेस्टर्न फॉर्म ऑफ डुअलिज्म माइंड बॉडी प्रॉब्लम की बात करता है और इसकी वजह से कई फंडामेंटल क्वेश्चंस निकल के आते हैं, जैसे क्या मेंटल स्टेट्स और फिजिकल स्टेट्स बिल्कुल अलग अलग होते हैं, क्या हमारी बॉडी में कॉन्शियसनेस है और अगर है तो वो हमारी बॉडी से कैसे रिलेटेड है, या फिर क्या कॉन्शियसनेस हमारे दिमाग की उत्पत्ति है या फिर हम अपने दिमाग को कॉन्शियसनेस की वजह से फील करते हैं। और इन क्वेश्चंस के ऊपर बहुत से फिलोसोफर्स ने अपने व्यूज और ओपिनियंस दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग आइडियलिस्ट व्यू रखते हैं उनका मानना है कि ये फिजिकल वर्ल्ड हमारा एक अनुभव या एक्सपीरियंस है और हर इंसान इसको अपने लेवल पे एक्सपीरियंस कर रहा है और हम किसी भी चीज़ को एक्सपीरियंस कहाँ करते हैं, अपने माइंड में, और इसीलिए ये सब कुछ एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस है जो कि हम लोग अपने माइंड में एक्सपीरियंस कर रहे हैं और फिजिकली कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। जबकि जो लोग डुअलिस्ट व्यू रखते हैं उनका मानना है कि मेंटल और फिजिकल दोनों ही चीज़ें रियल हैं और ना तो मेंटल फिजिकल में और ना फिजिकल मेंटल में डिसॉल्व हो सकता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि माइंड बॉडी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है क्योंकि कॉन्शियसनेस और थॉट्स किसी भी फिजिकल चीज से बिल्कुल डिफरेंट समझ में आते हैं। अब डुअलिज्म के अंदर ही अलग अलग टाइम पे माइंड के डिफरेंट एस्पेक्ट्स फोकस में रहे हैं। जैसे एंशिएंट और मिडिवल पीरियड में ये डिवीजन इंटेलेक्ट और मैटर के बीच में था, जबकि मिडिवल पीरियड के बाद रेने डेकार्ट्स के टाइम से ये डिवीजन कॉन्शियसनेस और बॉडी पे शिफ्ट हो गया। तो एंशिएंट टाइम पे प्लेटो सोल की इमॉर्टैलिटी की बात करते थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग कोई भी फिजिकल चीज सिर्फ एक ही फॉर्म ले सकती है। जैसे हमारी आंखें सिर्फ देखने का काम कर सकती हैं, सुनने का नहीं। जैसे हमारे कान सिर्फ सुनने का काम कर सकते हैं, देखने का नहीं। मगर हमारा इंटेलेक्ट ये सारे काम करता है, इसीलिए वो कोई भी फॉर्म ले सकता है। और क्योंकि वो कोई भी फॉर्म ले सकता है इसका मतलब है कि उसका रियल नेचर फॉर्मलेस है, और क्योंकि वो फॉर्मलेस है तो वो अपने आप इममटीरियल हो जाता है, और क्योंकि वो इममटीरियल है तो वो मर कह सकता है। हाउएवर, डेकार्ट्स का मानना था कि वर्ल्ड में दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, एक वो जो कि एक्सपेंड कर सकते हैं जैसे कि मैटर, और दूसरे वो जो कि सोच सकते हैं जैसे कि माइंड। जबकि मैकेनिस्ट व्यू का मानना है कि इस वर्ल्ड में हर चीज फिजिक्स के लॉज के अंदर होती है, तो ये मतलब ही नहीं बनता कि माइंड किसी भी तरीके से फिजिकल बॉडी में इंटरफेयर कर सकता है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग माइंड फिजिकल सिस्टम का ही एक बाय प्रोडक्ट है और इसका फिजिकल सिस्टम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। और इस तरह उन्होंने कॉन्शियसनेस को तो एक्सेप्ट कर लिया लेकिन फिजिकल साइंस को पहले रखा। मगर इन सारे व्यूज में हमें एक चीज कॉमन देखने को मिलती है, दैट द प्रॉब्लम रिमेन्स बिटवीन माइंड एंड बॉडी, क्योंकि उन्होंने कभी भी इसके बियॉन्ड जाके चीजों को नहीं देखा। और इसीलिए इंडियन स्कूल ऑफ डुअलिज्म इसके लिए एक बिल्कुल ही डिफरेंट ऑल्टरनेटिव ऑफर करता है। बिकॉज इन सांख्य फिलोसफी कॉन्शियसनेस इज सेपरेटेड फ्रॉम माइंड और माइंड एंड इंटेलेक्ट दोनों को ही मटेरियल कंसिडर किया गया है। तो चलो देखते हैं कि क्या है सांख्य फिलोसफी एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न फॉर्म ऑफ डुअलिज्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सांख्य फिलोसफी एक एथिस्टिक फिलोसफी है जो कि किसी भी गॉड में विश्वास नहीं करते। इसके फाउंडर का नाम है सेज कपिला और इसके ऊपर कमेंट्री करी है ईश्वर कृष्णा ने। अब सांख्य का लिटरल मीनिंग होता है नंबर एंड राइट नॉलेज, और नंबर एंड राइट नॉलेज का मतलब है यूनिवर्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को नंबर से स्पेसिफाई करके रियलिटी को समझना। सांख्य फिलोसफी में यूनिवर्स के दो ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स माने गए हैं, पुरुष एंड प्रकृति, और ये दोनों ही इक्वली रियल हैं, इसीलिए इसे रियलिस्टिक डुअलिज्म भी कहते हैं। अब अगर हमें इस फिलोसफी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स को बिल्कुल स्क्रैच से समझना है तो हमें कुछ भारी भरकम क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, जैसे कि यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट का अल्टीमेट कॉज क्या है, आखिर वो कौन सी चीज है जिससे ये सारे ऑब्जेक्ट्स बन के निकले हैं, और अगर कोई ऐसा अल्टीमेट कॉज है भी तो वो साबित कैसे होगा। तो जैसे कि हमें पता है कि ये पूरा यूनिवर्स कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशन से बंधा हुआ है और ये दोनों आपस में इनसेपरेबल हैं, क्योंकि जहाँ कॉज है उसका इफेक्ट होना ही होना है और जहाँ इफेक्ट है तो किस बिना कॉज के तो हो नहीं सकता। और सांख्य इस रिलेशन को सत्कर्यवाद कहता है, जिसको थ्योरी ऑफ कॉजेशन भी कहते हैं। सो व्हाट इज दिस थ्योरी ऑफ कॉजेशन? ये थ्योरी कहती है कि इफेक्ट पहले से ही अपने कॉज में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मक्खन बनने से पहले ही दूध में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इफेक्ट अपने आप में कोई नई चीज नहीं है, वो सिर्फ अपने कॉज का ही एक नया मैनिफेस्टेशन है। हालांकि इसके विरोध में न्याय फिलोसफी कहती है नहीं
उनके अकॉर्डिंग कॉज और इफेक्ट दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, इसलिए हम एक को कॉज बोलते हैं और दूसरे को इफेक्ट। और इफेक्ट अपने आप में एक नया क्रिएशन है, क्योंकि इफेक्ट का यूज उसके कॉज के यूज से बिल्कुल अलग होता है। गजब बेइज्जती है। अब ये सुन के सांख्य वालों को गुस्सा आता है और वो अपनी बात को प्रूव करने के लिए 5 आर्गुमेंट्स देते हैं, जो कि वो अपनी हर बात को प्रूव करने के लिए देंगे। तो पहला आर्गुमेंट कहता है कि अगर इफेक्ट कॉज में एग्जिस्ट नहीं करता तो आप किसी भी तरीके से उसे इस दुनिया में नहीं ला सकते। जैसे ऑयल सिर्फ ऑयल सीड से निकलता है, आप कितने भी कोशिश कर लीजिए लेकिन आप मिल्क से ऑयल नहीं निकाल सकते, क्योंकि इफेक्ट लेटेंट और अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में कॉज में एग्जिस्ट करता है। अब सेकंड आर्गुमेंट पहले वाले को ही आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि एक पर्टिकुलर इफेक्ट सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉज से ही प्रोड्यूस हो सकता है, जैसे मटका सिर्फ क्ले से बन सकता है और कपड़ा सिर्फ धागे से। अब थर्ड आर्गुमेंट कहता है कि अगर इफेक्ट पहले से ही कॉज में प्रेजेंट ना हो तो किसी भी कॉज से कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। फोर्थ आर्गुमेंट में वो ये कहते हैं कि एक इफेक्ट उससे ज्यादा पावरफुल कॉज से ही प्रोड्यूस हो सकता है, क्योंकि उस पावरफुल कॉज में एक कॉजल एनर्जी होती है जो कि एक पर्टिकुलर कॉज को प्रोड्यूस करती है। और वो कॉजल एनर्जी कैसी है ये हम सिर्फ उस इफेक्ट को देखकर ही पता लगा सकते हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। और फिफ्थ वो ये कहते हैं कि इफेक्ट कॉज में इसीलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि उनका नेचर आइडेंटिकल है, इफेक्ट कॉज से अलग नहीं है। क्योंकि अगर कॉज एग्जिस्ट करता है तो इफेक्ट एग्जिस्ट ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एंटिटी और नॉन एंटिटी के बीच में कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। तो इन सब के बेसिस पे वो न्याय फिलोसफी से ये कहते हैं कि अगर बटर नया क्रिएशन है और वो पहले से मिल्क में एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या आप बटर को किसी और लिक्विड से प्रोड्यूस कर सकते हो, जैसे कि ऑयल, केरोसिन, डीजल वगैरह। कैसी लगी आगे स्वाद? इसीलिए हर इफेक्ट अपने कॉज में एक हिडन फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ सकता है कि ओके, हर इफेक्ट अपने कॉज में प्रेजेंट होता है, बट व्हाट इज द अल्टीमेट कॉज ऑफ ऑल द इफेक्ट्स जिससे ये सारे इफेक्ट्स प्रोड्यूस हुए हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। द आंसर इज प्रकृति। नाउ प्रकृति इज अ टेक्निकल टर्म और इसका मतलब नेचर तो बिल्कुल भी नहीं होता, बिकॉज नेचर इज जस्ट वन ऑफ द पार्ट ऑफ प्रकृति एंड प्रकृति इज द फर्स्ट एंड अल्टीमेट कॉज ऑफ ऑल द कॉजेस, और इसका अपना कोई कॉज नहीं है। And it is also active, unconscious and eternal. अब प्रकृति को हम दो तरीके से देख सकते हैं। फर्स्ट इज अनमैनिफेस्टेड एंड सेकंड इज मैनिफेस्टेड। अनमैनिफेस्टेड प्रकृति का नेचुरल फॉर्म है जिसमें वो इटर्नली प्रेजेंट है, जबकि मैनिफेस्टेड फॉर्म से इस वर्ल्ड के सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं। अब प्रकृति के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए सांख्य फिलोसफी अगेन 5 आर्गुमेंट्स देते हैं। इसमें से पहला आर्गुमेंट कहता है कि इस वर्ल्ड में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और इन सारे ऑब्जेक्ट्स का एक ना एक कॉज तो जरूर होगा, क्योंकि ये खुद अपना कॉज नहीं हो सकते। इसके अलावा ये सारे ऑब्जेक्ट्स लिमिटेड, डिपेंडेंट, रिलेटिव और नॉन इटर्नल होते हैं, इसीलिए इनका कॉज अनलिमिटेड, इंडिपेंडेंट और इटर्नल होना चाहिए। इसके अलावा सेकंड आर्गुमेंट ये कहता है कि ये वर्ल्ड वेराइटीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स से फॉर्म हुआ है, मगर इन सारे ऑब्जेक्ट्स में कुछ कॉमन क्वालिटीज देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से पेन, प्लेजर और इनडिफरेंस की फीलिंग्स आती हैं। इसका मतलब एक ऐसा कॉज होना चाहिए जिसके अंदर ये तीनों क्वालिटीज पाई जाएं, और वही कॉज है प्रकृति। नाउ अब थर्ड आर्गुमेंट ये कहता है कि एक पोटेंट कॉज एक्टिविटी जनरेट करता है और सारे इफेक्ट्स उस कॉज से बाहर निकलते हैं जिसमें वो पहले से अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में प्रेजेंट थे। सो क्योंकि पूरा वर्ल्ड अपने आप में एक इफेक्ट है, तो इस वर्ल्ड को प्रोड्यूस करने वाला जो पोटेंट कॉज होगा वही प्रकृति है। और नेक्स्ट 2 आर्गुमेंट्स डिफरेंस और नॉन डिफरेंस पर बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्ले पॉट क्ले से बना होता है, मगर उन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है एंड इट इज नॉट ईजी टू बिलीव कि वो क्ले पॉट क्ले से बना है, मगर हमें पता है कि वो क्ले से ही बना है। सिमिलरली दिस वर्ल्ड में ऑल्सो सीम वेरी डिफरेंट, मगर ये भी उसी फर्स्ट कॉज से बना है जिसे प्रकृति कहते हैं। बिकॉज हमें वो क्ले पॉट और क्ले देखने में बहुत डिफरेंट लग सकता है, बट रियल में वो एकदम सेम है, क्योंकि जब आप उस क्ले पॉट को तोड़ते हो तो वो वापस से क्ले फॉर्म में आ जाता है। सिमिलरली जब ये पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होगा तो वो अपने जिस इनिशियल फॉर्म में जाएगा वही प्रकृति है। अब इसी प्रकृति के 3 गुण बताए गए हैं, विच आर सत्व, रजस एंड तमस, और ये तीनों क्वालिटीज प्रकृति में भी और उसके सारे इफेक्ट्स यानी सारे ऑब्जेक्ट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि प्रकृति में ये तीनों क्वालिटीज एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में होते हैं, जबकि बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स में इन तीनों में से एक ना एक क्वालिटी डोमिनेंट होती है। अब ये हमें कैसे पता लगता है? क्योंकि इन तीनों गुणों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जैसे सत्व गुण के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लेजर, लाइटनेस और इल्यूमिनेशन। यहाँ तक कि हमारे माइंड और इंटेलेक्ट के कॉन्शियस होने की टेंडेंसी भी सत्व गुण की वजह से होती है। लाइट की चमक, मिरर के रिफ्लेक्शन और आग का जलना, ये सारे सत्व गुण के एग्जांपल्स हैं और इसका कलर व्हाइट माना गया है। अब रजस गुण किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इसको नेचर ऑफ पेन भी कहते हैं, क्योंकि हर एक्टिविटी के बाद एक पेन की फीलिंग आती है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टेबल फायर का अचानक से फैल जाना
या फिर हवा का बहुत तेजी से बहना, या हमारे दिमाग का हर वक्त एक रेस्टलेस स्टेट में रहना, ये सारे एग्जाम्पल्स रजस गुण के हैं और इसका कलर रेड माना गया है। नाउ थर्ड, तमस पैसिविटी और नेगेटिविटी का सिंबल है और ये सत्व गुण का ऑपोजिट होता है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हैवीनेस, लेजीनेस एंड ड्राउजीनेस एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस इग्नोरेंस, डार्कनेस एंड कंफ्यूजन और इसको दिखाया जाता है ब्लैक कलर से। और ये तीनों गुण वर्ल्ड के हर ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट होते हैं जहां वो हमेशा एक दूसरे को डोमिनेट करने में लगे रहते हैं। अब इसके लिए मैं अपना एग्जांपल दे सकता हूँ। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट जब मैं लेजी या लेथार्जिक फील करता हूँ तब मैं बहुत देर तक ऐसे बेड पे पड़ा रहता हूँ, मगर मुझे पता होता है कि मुझे बहुत ज़रूरी काम करना है, बट फिर भी मैं उसको इग्नोर करता रहता हूँ। और कुछ देर बाद मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा एनर्जेटिक फील करना चाहिए। उसके लिए मैं या तो म्यूजिक सुनना शुरू करता हूँ या फिर कोई वीडियो देखता हूँ, और जैसे ही मैं वीडियो देखना शुरू करता हूँ तो फिर देखता ही जाता हूँ और बहुत टाइम बाद मुझे फील होता है कि मुझे तो बहुत इंपॉर्टेंट काम करना था। और उसके बाद शुरू होता है पेन, माइंड में बहुत सारे थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं और जब वो जाके रुकते हैं तब इंटेलेक्ट एक्टिव होता है और फिर मैं 2 घंटे वेस्ट करने के बाद 5 या 10 मिनट काम करता हूँ और फिर से वो लेजीनेस और लेथार्जिक फीलिंग आनी शुरू हो जाती है और ये साइकिल चलती ही रहती है जब तक कि मैं अपने अवेयरनेस को अपने कंट्रोल में नहीं ले लेता। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पुरुष। और अगर हम इसको प्रकृति से कंपेयर करके देखें तो अगर प्रकृति अनकॉन्शियस है तो पुरुष कॉन्शियस है, अगर प्रकृति एक्टिव है तो पुरुष इनएक्टिव है, और अगर प्रकृति इटर्नल है तो पुरुष भी इटर्नल है। पुरुष को सेल्फ, सब्जेक्ट और नोर माना गया है और इसको हम कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते बिकॉज इट इज द सोर्स ऑफ ऑल द नॉलेज। ये ना तो बॉडी है, ना माइंड, ना ईगो, ना इंटेलेक्ट। इनफैक्ट ये कोई ऐसा सब्सटेंस भी नहीं है जिसके अंदर कॉन्शियसनेस की क्वालिटी हो, क्योंकि ये अपने आप में ही प्योर कॉन्शियसनेस है। इट इज बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम और इसके एग्जिस्टेंस को डाउट नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलोसफी, क्योंकि डाउट भी इसके बिना पॉसिबल नहीं है। और इसको प्रूव करने के लिए अगेन 5 आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से कुछ। तो पहला आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि इस वर्ल्ड में सारे ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे पार्टिकल्स के एक साथ आने से फॉर्म होते हैं और इसको फॉर्म करती है प्रकृति। मगर सांख्य के अकॉर्डिंग ये जो क्रिएशन है और जो फॉर्मेशन है वो किसी और के लिए होता है, क्योंकि प्रकृति खुद अपने क्रिएशन को यूज नहीं कर सकती और इसीलिए जिसके लिए ये पूरा क्रिएशन हुआ है वही पुरुष है। एंड सेकंड आर्गुमेंट इज दैट एवरी मटेरियल ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ 3 गुणास। देयरफॉर जो इन ऑब्जेक्ट्स को एंजॉय करेगा उसके अंदर ये तीनों गुण नहीं होने चाहिए, अदरवाइज वो खुद ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सो पुरुष इज बियॉन्ड दीज 3 गुणास एंड इट इज द सब्जेक्ट। एंड थर्ड आर्गुमेंट कहता है कि सारे ऑब्जेक्ट्स अनकॉन्शियस हैं, इसीलिए उनके एक्सपीरियंस के लिए एक कॉन्शियसनेस की जरूरत है, बिकॉज उसके बिना एक्सपीरियंस पॉसिबल ही नहीं है। तो वो जो कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस करता है वही पुरुष है। और फोर्थ आर्ग्यूमेंट कहता है दैट प्रकृति इज द वन टू बी एंजॉयड, जिसे भोग्य कहा गया है, बिकॉज द क्रिएशन कैन नॉट बी एंजॉयड बाय इटसेल्फ, देयर हैज टू बी एन एंजॉयर, जिसे भोक्ता कहते हैं, एंड दिस एंजॉयर इज कॉल्ड पुरुष। और पांचवा आर्गुमेंट ये कहता है कि हर इंसान का नेचर होता है दुखों से, यानी सफरिंग से छुटकारा पाना। और क्योंकि कोई अनकॉन्शियस ऑब्जेक्ट हमेशा के लिए अपने आप को दुखों से दूर नहीं करना चाहता, वो नहीं चाहता कि उसको लिबरेशन या मोक्ष मिले, तो ये लिबरेशन का डिजायर होना एक ऐसे बॉडीलेस इंसान का एग्जिस्टेंस शो करता है जो कि लिबरेशन अटेन कर सकता है। तो जो ऐसा कर सकता है वही पुरुष है। सो एज वी नो कि प्रकृति का नेचुरल फॉर्म अनमैनिफेस्टेड है, जहाँ तीनों गुण एक इक्विलिब्रियम और स्टेबल कंडीशन में रहते हैं। और हमें यह भी पता है कि ये क्रिएशन तभी पॉसिबल है जब इन तीनों गुणों के बीच डोमिनेशन शुरू हो जाए और ये अनस्टेबल हो जाए। मगर प्रकृति खुद तो इसको अनस्टेबल नहीं कर सकती ना, क्योंकि वो तो अनकॉन्शियस और मटेरियल है। और दूसरी तरफ पुरुष अकेला क्रिएशन नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो इनएक्टिव है। देयरफॉर सांख्य सेज विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, सिर्फ इन दोनों के क्लोजनेस से ही प्रकृति के अंदर जो 3 गुण होते हैं वो डिस्टर्ब होके अनस्टेबल हो जाते हैं। और इस डिस्ट्रप्शन की वजह से ही इन तीनों गुणों की कांस्टेंट मिक्सिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इवोल्यूशन शुरू होता है। और उस इवोल्यूशन का पहला प्रोडक्ट होता है महत। महत ऑल्सो नोन एज इंटेलेक्ट और बुद्धि। और ये वही इंटेलेक्ट है जिसकी क्वालिटी को वेस्टर्न फिलोसफी में कॉन्शियसनेस बताया जाता है। बट जैसा हमने देखा, इंडियन फिलोसफी में कॉन्शियसनेस इसका पार्ट नहीं है। तो फिर ये करता क्या है? इसका मेन फंक्शन है डिसीजन लेना और नोअर एंड नोन के बीच में फ़र्क करना। इसमें सत्वा गुण प्रिडोमिनेंट होता है। सेकेंड प्रोडक्ट इज अहंकार, जिसे इंग्लिश में ईगो बोलते हैं, बट दिस इज लिटिल डीपर देन ईगो। अहंकार बुद्धि का प्रैक्टिकल एलिमेंट है, जिसकी वजह से हम खुद की पॉजेसिव फीलिंग्स को फील कर पाते हैं। इनफैक्ट इस बॉडी को अपना मानने के पीछे का कारण भी अहंकार ही है। इसके अंदर प्रकृति के 3 गुण पाए जाते हैं। थर्ड इज माइंड। माइंड को इंटरनल सेंस ऑर्गन भी कहा जाता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेंसेस के डेटा को एनालाइज और सिंथेसाइज करके ऑब्जेक्ट का परसेप्शन बनाने के लिए। और ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सारे इंप्रेशंस को भी होल्ड करता है। फोर्थ आर ज्ञानेंद्रियांस।
सेंस ऑर्गन्स की पावर्स को ज्ञानेंद्रियाज कहते हैं, जैसे सुनने की, देखने की, सूंघने की, टच और टेस्ट करने की पावर्स जिनके थ्रू नॉलेज गेन की जाती है, उन्हें ज्ञानेंद्रियाज कहते हैं। फिफ्थ आर कर्मेंद्रियाज। दीज आर द ऑर्गन्स फॉर वर्क, जिनके काम हैं स्पीच, होल्डिंग, मूवमेंट, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन। एंड सिक्स्थ आर दी तन्मंत्रास। तन्मंत्रास ऑब्जेक्ट्स के सटल एलिमेंट्स को कहते हैं, जिनको हम देखे बिना अंदाजे से समझते हैं, जैसे साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट एंड स्मेल। सेवंथ आर महाभूतास। These are the 5 Mahabhutas which are present in this cosmos, which is earth, water, fire, air and space. अब बात करते हैं इसके एपिस्टेमोलॉजी की। तो सांख्य फिलोसफी 3 इंडिपेंडेंट सोर्सेस ऑफ वैलिड नॉलेज को मान्यता देती है: परसेप्शन, इन्फ्रेंस एंड वर्बल टेस्टिमनी। और अगर परसेप्शन की बात करें तो सांख्य फिलोसफी के अकॉर्डिंग नॉलेज को अहंकार पोजेस करता है, यानी कि सेल्फ, और इसके लिए सेंस ऑर्गन्स और ऑब्जेक्ट के बीच कांटेक्ट होना चाहिए। उसके बाद माइंड और सेंस ऑर्गन्स के बीच में कनेक्शन बनता है, और माइंड रिलेटेड होता है महत यानी बुद्धि से। मगर महत अनकॉन्शियस और मटेरियल होने की वजह से अकेले नॉलेज जनरेट नहीं कर सकता। हेंस पुरुष बीइंग द कॉन्शियस एंटिटी हेल्प्स प्रकृति टू जनरेट नॉलेज। और सांख्य फिलोसफी 2 टाइप्स के परसेप्शन को एक्सेप्ट करता है, सविकल्पक और निर्विकल्पक। मगर इसके बारे में हम न्याय फिलोसफी की वीडियो में बात करेंगे। इन्फ्रेंस के बारे में सांख्य कहता है कि हर तरह के इन्फ्रेंस में व्याप्ति पाई जाती है, जिसका मतलब है इनवेरिएबल, अनकंडीशनल और यूनिवर्सल रिलेशन बिटवीन द मेजर एंड मिडिल टर्म ऑफ द आर्ग्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल, ऑल थिंग्स विच हैव स्मोक हैव फायर, दिस हिल हैज स्मोक, देयरफॉर दिस हिल हैव फायर। अब इसके अंदर मेजर आर्ग्यूमेंट ये है, माइनर आर्ग्यूमेंट ये है और कंक्लूजन ये है, जबकि जो मिडिल आर्ग्यूमेंट है वो है स्मोक। सांख्य कहता है इन्फ्रेंस में ऑब्जेक्ट का नॉलेज हमारे प्रीवियस नॉलेज से डिराइव होता है, और वो प्रीवियस नॉलेज एक यूनिवर्सल रिलेशन की वजह से होता है, जैसे फायर एंड स्मोक। अब बात करते हैं वर्बल टेस्टिमनी या शब्द की। सांख्य के अकॉर्डिंग हर वर्बल टेस्टिमनी रिलायबल नहीं होती। सिर्फ उन्हीं वर्बल टेस्टिमनी या फिर सेंटेंसेस पर रिलाय कर सकते हैं जो कि एक रिलायबल पर्सन के द्वारा कही गई हो। सो हु इज दिस रिलायबल पर्सन? आज के टाइम पे ये प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट्स या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो सकते हैं, जबकि पहले के टाइम पे ये ऋषिज या आचार्यस होते थे। अब बात करते हैं बॉन्डेज एंड लिबरेशन की। जो कॉन्शियस बीइंग है या जिसे सोल कहते हैं, वो इग्नोरेंस की वजह से अपने आप को महत, अहंकार या मनस मानने लगता है, जो कि प्रकृति के प्रोडक्ट्स हैं, और इसीलिए वो वर्ल्ड के पेन और सफरिंग को एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट्स 3 गुणों से बने हैं, और सांख्य कहता है जहां पे भी ये 3 गुण होंगे वहां सफरिंग होनी ही है, इसीलिए सफरिंग इज अनअवॉइडेबल। अब क्योंकि यहाँ पे सफरिंग और बॉन्डेज है, इसीलिए लिबरेशन के रास्ते भी हैं। सांख्य कहता है कि हम 2 तरीके से लिबरेशन अटेन कर सकते हैं, पहला जीवन मुक्ति और दूसरा विदेह मुक्ति। जो इस अर्थ पे रहते हुए सफरिंग से आजादी पा लेता है और ट्रुथ को जान लेता है, उसे जीवन मुक्ति कहते हैं। विदेह मुक्ति का मतलब है ग्रॉस बॉडी से लिबरेशन, जिसे कैवल्य भी कहते हैं, और ये सिर्फ डेथ के बाद ही अचीव कर सकते हैं। एंड दैट वाज इट इन दिस वीडियो। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो इसे लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए फॉर माई अपकमिंग वीडियोज, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। अब बात करते हैं बॉन्डेज और लिबरेशन की। तो पहले ना पड़ेगा।